मीडिया में बहुत है ईश्वर नहीं है। अगर ये कोई वैज्ञानिक स्टेटमेंट दे दे कि ईश्वर नहीं है तो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है, और कोई वैज्ञानिक कह दे ईश्वर है तो उसकी चर्चा नहीं होती। मैं आज किसी वैज्ञानिक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करूंगा। आइंस्टीन मानते हैं इसलिए ईश्वर है, ये मुझे स्वीकार नहीं। स्टीफन हॉकिंस ईश्वर को नहीं मानते हैं इसलिए ईश्वर का इनकार भी नहीं। कोई माने अथवा नहीं माने उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। हम ये चर्चा करें नहीं मानने वाले किन तर्कों को दे रहा है। और ऋषियों के भी प्रमाण नहीं दूंगा। मैंने सोचा था कि बहुत भीड़ होगी, 3 पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित हुआ, 3500 मेल हुए, भारत के हर विश्वविद्यालय IIT IIM एम्स को भेजा। तब सोचा था कि जो ईश्वर नहीं ऐसा बोलने वाले वैज्ञानिक हैं, तथाकथित समाज सेवी हैं, मीडिया वाले हैं, 260 तो मीडिया वालों को भेजा, टीवी और अखबार वालों को। लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं कि उनमें से एक भी नहीं आया। इसका मतलब केवल मंच पर कहने से ईश्वर असिद्ध नहीं होगा, संवाद करना चाहिए। मैंने वो पुस्तक पढ़ी ग्रांड डिजाइन, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसका सारांश सुबह बताया था। स्टीफन हॉकिंस को मैं कुछ मानता था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़कर के मुझे लगा, क्षमा करें, मुझे लगा कि स्टीफन हॉकिंस का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है बताऊंगा आपको। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक द ब्रीफियर हिस्ट्री ऑफ द टाइम में लिखा है बिग बैंग के विषय में। ये बता दें आपको कि स्टीफन हॉकिंस बदल रहे हैं, कुछ बदले हैं। उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां 2004 में था। प्रोफेसर बसंत जी ने मेरी पुस्तक को देखा है। उसमें बेंगलोर में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में 320 वक्ताओं में केवल मैं ही था जिसने बिग बैंग थ्योरी का खंडन किया था। सारे प्रोफेसर और वैदिक विद्वान बिग बैंग थ्योरी को बता रहे थे, सिद्ध कर रहे थे वेद मंत्रों से। इंग्लैंड के प्रोफेसर जितेंद्र जी साहब मुझे मिले, उनका व्याख्यान मैंने सुना। मैंने बाहर निकलते पूछा, आप हिंदी समझते हैं? समझता हूं। मैंने आपका गलत बोला, या तो आप मेरे से चर्चा करें या फिर मेरा पेपर सुनना। आभास मित्रा जी का 4 अगस्त 2004 को मैंने एक पेपर के बारे में सुना। उन्होंने ब्लैक होल, आधुनिक जो ब्लैक होल की अवधारणा स्टीफन हॉकिंस की थी, उसका खंडन किया था। और सारे निकाला था कि यदि किसी पिंड का आयतन शून्य हो तो उसका मास भी शून्य ही होगा। मास कहें तो जो साइंस के नहीं है, वह मास को मैं कह लेता हूं उसका वजन शून्य होगा। इस बात को मैंने 17 जून को बिग बैंग थ्योरी को लेकर के लिखा था कि बिग बैंग को माना जाता है कि शून्य में विस्फोट हुआ और अनंत आयतन था, नहीं अनंत द्रव्यमान मास था, अर्थात वजन था, इन अनंत ऊर्जा थी, अनंत ताप था। ये शून्य में अनंत का समाना संभव नहीं है। न केवल शून्य में अनंत का समाना संभव है, बल्कि शून्य में 0.0050 500 बार लगा दो, फिर 1 लगा दो, यह भी समाना संभव नहीं है। शून्य में शून्य ही समाएगा। स्टीफन हॉकिंस यही कह रहे थे। और मित्रा साहब के पेपर के बाद एक हलचल हुई। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी भूल स्वीकारी और 16 दिसंबर 2006 को स्टीफन हॉकिंस ने यरूशलेम विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा
बिग बैंग का जो विस्फोट हुआ उसका साइज बताया है, ब्रीफर हिस्ट्री में साइज बताया है 0 रेडियस अर्थात 0। और उस व्याख्यान में मित्रा साहब के बाद उन्होंने कहा कि उसका आयतन था एटम के बराबर, एक पॉइंट पार्टिकल। 0 तो गया, इतना बदले। अभी शायद 2010 में डिस्कवरी चैनल पर 6 व्याख्यान स्टीफन हॉकिंस के आए थे। उसमें उन्होंने कहा कि बिग बैंग के समय आयतन था एटम के आकार का और बदले। अब क्या कहते हैं, ग्रांड डिजाइन में इसके लिए कुछ नहीं कहा है। अब 0 पर आते हैं। मैं आपसे पूछूं, एक कमरे में आप कितने क्विंटल गेहूं भर सकते हैं? तो आप पूछेंगे कमरे का साइज क्या है? मैं कहूंगा कमरे का साइज कुछ नहीं, साइज 0 है। अब बताइए कितने क्विंटल भर सकते हैं? खूब प्रेशराइज करें। फिर आप पूछेंगे नहीं साइज कुछ तो होगा। मैं कहूंगा नहीं साइज कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे कमरा भी नहीं है। इसका मतलब साइज कुछ नहीं का मतलब कमरा भी नहीं, कमरा भी नहीं है और गेहूं भर दिए अनंत क्विंटल। स्वामी जी, अनंत द्रव्यमान समा गया किसमें? 0। उस समय फिर कहते हैं स्पेस भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, टाइम भी नहीं था। मैं पूछा आकाश क्या है? पहले आकाश को बताइए, और टाइम क्या है? तो आकाश और टाइम के विषय में, स्पेस और टाइम के विषय में वर्तमान विज्ञान बिल्कुल अंधेरे में है। अब उनसे पूछो, मैंने 12 प्रश्न, वो आपको भी बताऊंगा क्या क्या थे। अभी कुछ और आ रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं। 12 प्रश्न कौन कौन से थे मैंने वो भेजे थे। सबसे पहले हमारे बहुत निकट मित्र हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा है, डॉक्टर आभासी मित्रा। उनके विषय में इतना कहूंगा कि आज संपूर्ण संसार में बिग बैंग थ्योरी का जो प्रबल विरोध करने वाले वैज्ञानिक की टीम है, तो उसमें वो बहुत बड़ी हस्ती है। वैज्ञानिकों में पद का कोई महत्व नहीं होता, कौन किस बड़ी संस्था का हेड है। हेड तो पढ़ता ही नहीं असल में, उसको मैनेजमेंट में ही बहुत सारा समय लगता है उसका। ये मित्रा सब कहते हैं हेड पढ़ते ही नहीं है, बजट बढ़ाते रहते हैं, बजट जुटाना पड़ता है, देखनी पड़ती है। सेक्शन हेड, एक बार मैंने उनसे कोई प्रश्न किया कि आप और राव साहब में कौन सीनियर है, या दोनों आ रहे थे, तो एक औपचारिकता होती है। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि स्वामी जी आपका प्रश्न थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे से सीनियर तो 500 है बीआरसी में, नम्रता है उनकी। लेकिन अभी मॉस्को में जून 2013 में एक सेमिनार हुआ और उसमें 75 साइंटिस्ट सारी दुनिया के आए थे, कई देशों के। उसमें उन्होंने 2 पत्र वाचन किए। एक था बिग बैंग थ्योरी नहीं हुई, ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। दूसरा, ब्लैक होल में कुछ नहीं होता, ब्लैक होल की जगह पर इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट होता है। और 75 वैज्ञानिक, 75 या 70 उन वैज्ञानिकों में जो सबसे अच्छा पेपर लगता है उसका इंटरव्यू लेते हैं आयोजक। सेमिनार में इंटरव्यू उसी का लिया जाएगा जिससे ज्यादा प्रभावित होंगे आयोजक।
2 का होगा तो 2 को ले लेंगे, 4 का होगा 4 का। आपको आश्चर्य होगा कि जून में जो सेमिनार में इंटरव्यू लिया, पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों में आभास मित्रा ही ऐसे थे जिनका इंटरव्यू आयोजकों ने लिया। इससे मित्रा साहब का स्तर हम सब लोगों को समझ में आता है, और मुझे गर्व है कि वो 2004 से हमारे मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीरो में इनफाइनाइट नहीं रह सकता, मैंने भी यही कहा जीरो में इनफाइनाइट नहीं रह सकता, इसलिए हम दोनों समान विचार हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ब्रह्मांड अनादि है, इसकी बाद में बात करूंगा। तो अब कहते हैं कि अब उनसे पूछो, अच्छा ये बताइए बिग बैंग जब हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो उससे पहले क्या था? तो क्या कहते हैं, ये सामान्य आदमी नहीं कहता, स्टीफन हॉकिंस भी ये कहते हैं कि ये मत पूछो, ये प्रश्न बेकार है, क्योंकि उससे पहले तो टाइम ही नहीं था, तो प्रश्न ही बेकार है। हम पूछें कि उसका साइज क्या था, तो कहते हैं ये भी मत पूछो, उस समय स्पेस ही नहीं था, तो साइज क्या था? तब क्या था? इस पर मित्रा साहब ने कमेंट किया है कि ये शरारतपूर्ण उत्तर है, फिलोसॉफिकल उत्तर है। मैंने जो 12 प्रश्न किए हैं उसमें एक प्रश्न यह भी है, और मैंने अपना कमेंट किया है, मित्रा साहब का कमेंट उसमें है जो उन्होंने मॉस्को में पढ़ा जून में, और मेरा कमेंट मैंने फरवरी में लगभग भेजे थे 4 प्रश्न। तो मैंने कहा कि ये मत पूछो कि उससे पहले क्या था, क्योंकि उस समय टाइम नहीं था, ये बिग बैंग थ्योरी वालों की दादागिरी है। तो मैंने पहले ये प्रश्न किया था, और ये प्रश्न ही मित्रा साहब ने, यही कमेंट मित्रा साहब ने जून में किया है। आप किसी माननीय अशोक जी आर्य और माननीय डॉक्टर रामेश्वर जी अमेटा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़, मंच पर पधारे, मंच पर। तो स्पेस, अब उनसे यहां पूछो बिग बैंग हुआ, चलिए शून्य में हो गया, मान लीजिए शून्य में हुआ दुर्जन तोष न्याय से, फिर वो अंदर से जो पदार्थ निकला, किसके अंदर से ये पता नहीं किसी को, शून्य में तो कोई होता नहीं है, किसके अंदर, तो वो पदार्थ वहां से कहां फैल के गया, क्योंकि आकाश तो था नहीं, जब जीरो ही था, आकाश तो था ही नहीं, बाहर क्या था, क्या कुछ था, स्पेस नहीं था, तो पदार्थ कैसे फैला, और किसने फैला है? वो कहते हैं डार्क एनर्जी की कल्पना की। हमने प्रश्न किया डार्क एनर्जी क्या होती है? अच्छा, डार्क एनर्जी से फैला, ठीक है, मान लीजिए डार्क एनर्जी कहां थी, वो भी शून्य में समाई थी कि बाहर थी? डार्क एनर्जी को मानते रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव एनर्जी, वो प्रतिकर्षित करती है। अगर डार्क एनर्जी वैसे जीरो है, लेकिन मैं मान लेता हूं इसमें विस्फोट, अगर इसके बाहर रिपल्सिव फोर्स लगाए, प्रतिकर्षण बल, तो ये विस्फोट होगा ही नहीं। इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। अगर आकर्षण बल हो, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, विस्फोट हो सकता है, इधर से खींचेंगे, विस्फोट हो सकता है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स कभी भी बाहर से विस्फोट नहीं कर सकता। अब कहीं डार्क एनर्जी भी जीरो के भीतर घुसी हुई थी, तो बताइए, पहले तो जीरो में नहीं रह सकती, हम पहले बता चुके, लेकिन मान लीजिए जीरो नहीं, कुछ पॉइंट पार्टिकल स्टीफन हॉकिंस कह रहे, फिर एटम के साइज का कह रहे, वो वही था, तो डार्क एनर्जी उसके भीतर थी,
भीतर विस्फोट हो सकता है, लेकिन भीतर थी तो विस्फोट पहले से क्यों नहीं हुआ? वो बंधाई कैसे गया, बंधाई कैसे रहा? कहते हैं पहले ग्रेविटेशन फोर्स प्रबल था, वो बांधे हुए था, फिर डार्क एनर्जी प्रबल हुई तो विस्फोट हो गया। पहले ग्रेविटेशन फोर्स प्रबल था, फिर डार्क एनर्जी प्रबल हुई, किसने किया? ये परिवर्तन कैसे हुआ? ग्रेविटेशन फोर्स की जगह पर डार्क एनर्जी कहां से आ गई? अगर ग्रेविटेशन के फोर्स के साथ ही डार्क एनर्जी थी, तब भी वो दोनों को बैलेंस में रहना चाहिए था। ग्रेविटेशन सदैव आकर्षण होता है और डार्क एनर्जी उनके अनुसार प्रतिकर्षण ही होता है। अगर ये दोनों अंदर भरे थे, तब भी विस्फोट नहीं होना चाहिए था। तो हमारा पहला प्रश्न कि जब, अच्छा दूसरी बात, स्पेस नहीं था, एनर्जी किस फॉर्म में थी? एनर्जी किस रूप में थी? अनंत ताप। अनंत ताप में कितने क्वांटाज रह सकते हैं? टेम्परेचर की घात 3 उसका समानुपाती होता है कितने फोटॉन्स किसी एक निश्चित आयतन में रहते हैं। अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर घन हो जाए, 3 डिग्री है उसका 27 डिग्री हो जाए, तो अंदर समाये फोटॉन्स की संख्या 3 गुनी हो जाती, नहीं 27 गुनी हो तो उसका टेम्परेचर 3 गुना बढ़ता है। अब इनफाइनाइट टेम्परेचर था, तो उसके अंदर फोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स के रूप में थी ऊर्जा, तो उसमें फोटॉन्स की संख्या इनफाइनाइट होगी। अब वो कहते हैं मास भी था, मास कितना था? इनफाइनाइट। फोटोन कितने थे? अनंत। और मास कितना था? वह भी अनंत, दोनों अनंत। उसके बाद क्या हुआ? पहले तो विस्फोट ही नहीं हो सकता, पहली बात समा नहीं सकता बिना स्पेस टाइम के। अच्छा दूसरी बात, एनर्जी का अर्थ क्या है? रिचर्ड पी फाइनमैन, जिनको 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला पार्टिकल फिजिक्स पर काम करने के लिए, अमेरिका के थे, उन्होंने लिखा है हम नहीं कह सकते एनर्जी क्या है। मुझे बहुत प्रिय लेखक है, उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने का साहस किया है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते फोर्स क्या है, और हम नहीं जानते इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। मान लीजिए एनर्जी उसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी, क्यों डॉक्टर साहब? फ्रीक्वेंसी का अर्थ आवृत्ति, हिंदी में आवृत्ति। आवृत्ति जब होगी जब उसमें एक्शन होगा, कोई क्रिया हो रही होगी, गतिशीलता होगी, और गतिशीलता होगी स्पेस होने पर ही। स्पेस नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट थी, स्पेस नहीं है, यह मैं मानता हूं। वैज्ञानिक कहते हैं एक जगह एक ही कण समा सकता है, लेकिन वेव्स कई समा सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेस भी तो होना चाहिए वेव्स के लिए। क्या वेव्स के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं? मैंने प्रोफेसर मंडल साहब के, एन के मंडल, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर हैं और इंडिया के न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी के हेड हैं, उनसे भी पूछा, प्रोफेसर ए आर राव से भी पूछा, भंडारी साहब जो भारत के बहुत बड़े गृह वैज्ञानिक हैं, उनसे भी बात हुई कि क्वांटाज के लिए, फोटॉन्स के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? स्पेस तो चाहिए, पर स्पेस तो था ही नहीं पहले तो, फिर भी सब कुछ था। चलिए ऊर्जा के लिए स्पेस नहीं चाहिए, क्या मास के लिए भी स्पेस नहीं चाहिए?
कोई उत्तर नहीं है। जब स्पेस नहीं था तो ये कैसे आई? फिर मैं इसको हिलाता हूं, अगर इसको चारों ओर से पैक कर दिया जाए तो आप हिला सकेंगे इसको? अगर स्पेस नहीं है तो नहीं हिलेगा। हिलाने गति के लिए स्थान चाहिए। जब बिग बैंग हुआ, होने से ठीक पूर्व स्पेस टाइम दोनों ही, अच्छा दूसरा टाइम नहीं हो तो कोई क्रिया संभव है क्या? तब भी संभव नहीं। स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, इसका मतलब कोई क्रिया भी नहीं थी, कोई गतिशीलता नहीं थी, तो विस्फोट कैसे हुआ? आप पटाखा चलाएंगे तो अंदर पहले क्रिया होगी, उसके बाद विस्फोट होगा। विस्फोट क्रिया का विस्फोटक रूप है, भयंकर रूप है, वही तो विस्फोट है। विस्फोट के लिए नहीं बल्कि हलचल के लिए भी स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, दोनों ही नहीं थे। विस्फोट कैसे हो सकता है? किसमें हुआ? पटाखा बहुत तेज से चला लेकिन बारूद तो कुछ भी नहीं थी, चल गया। और फिर क्या हुआ? विस्फोट के 10 के घात -43 सेकंड बाद क्या होता है ये देखिए। 1/1 लिख करके नीचे वाले 1 के आगे 43 शून्य लगा दो, अथवा 1 के आगे 43 शून्य लगा के इसमें इसका 1 में भाग दे दो, इतना सेकंड। गणना बहुत मुश्किल है। प्लांक टाइम, इतने टाइम पर क्या होता है? मैं नहीं कह रहा, साइंस कहता है। टेम्परेचर वो इनफाइनाइट था, वो टेम्परेचर 10 की घात 32 केल्विन हो गया। जो 10 की घात अनंत था वो आकर के रुका 10 की घात 32 पर। और उस समय मैं प्रमाण इसलिए नहीं दे रहा, सारा लिखा हुआ है, बहुत टाइम ले जाए, लिख के लाए। आप पूछें कहां लिखा है तो मेरे पास सब मेरे पास है कॉपी में, ये कहां लिखा हुआ है। ये तो सर्वज्ञात है। पर एक ये अमेरिका की एक पुस्तक लिखी है, मैं बता दूंगा, चाहे तो कोई पूछना चाहे तो देख सकते हैं। उस समय 10 की घात -43 सेकंड बाद इस पदार्थ का जिससे ब्रह्मांड बना है उसका टेम्परेचर था 10 की घात 32 और उसका आयतन क्या था, आकार क्या था? 10 की घात -15 मीटर, एक न्यूक्लियस के आकार। 10 की घात -15, 1 के आगे 15 शून्य लगा दो, उसका 1 में भाग दे दो, इतने ग्राम। और उस समय घनत्व क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी पहले अनंत थी, घनत्व अनंत था, और फिर कितना हो गया? 10 की घात 94 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml में वजन था समय, 1 के आगे 94 शून्य लगा दे, इतने ग्राम। किलोग्राम बनता है 10 की घात 97 किलोग्राम मीटर क्यूबिक। तो उसका आयतन कितना होता है? 10 की घात -45 घन मीटर आयतन था। जो जीरो था वो आयतन बढ़ के कितना हुआ? 1 के आगे 45 शून्य लगा दो, उसका एक में भाग दे दो, इतने घन मीटर। तो उसमें मास कितना हुआ? घनत्व में आयतन का गुणा कर दो। मास द्रव्यमान होता है 10 की घात 52 किलोग्राम। उसका समय वजन कितना था? 10 की घात 52 किलोग्राम। और किस वेग से फैला? उसकी स्पीड क्या थी फैलने की? तो स्पीड जीरो टाइम पर है, जीरो। तो 10 की घात -43 सेकंड में कितना फैला है? 10 की घात -15। तो उसकी गति क्या हुई? किस वेग से चला? 10 की घात 28 मीटर प्रति सेकंड।
किस वेग से पदार्थ फैला? 10 की घात 28 मीटर प्रति सेकंड। और आइंस्टीन क्या कहते हैं, सारा संसार मानता है कि 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा किसी की भी गति नहीं हो सकती। प्रकाश वेग से गति से कोई भी पदार्थ नहीं चल सकता, तो ये प्रकाश वेग से 10 की घात 20 गुना तेज कैसे पदार्थ निकला? इसके उत्तर में येल विश्वविद्यालय यूएसए के एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जॉन ग्रिविन ने लिखा है कि इस वेग से तो नहीं फैल सकता, परंतु फैला इसलिए पदार्थ नहीं फैला बल्कि स्पेस ही फैला। स्पेस ही, जैसे एक चद्दर पर एक चींटी चल रही है, कीड़ी चल रही है, और कीड़ी चल रही है धीरे धीरे। आपने क्या किया, चद्दर ही फैला दी तेज से, तो कीड़ी उछल के दूर गिर गई। चद्दर की गति तेज हो सकती है, कीड़ी की गति तेज नहीं हो सकती, मान लिया। इसका मतलब स्पेस कोई चद्दर के समान है जिसको किसी ने फैलाया है, एक बात सिद्ध हुई। दूसरी बात, स्पेस की गति आइंस्टीन के रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रतिकूल भी है, दूसरी बात। तीसरी बात, स्पेस ही फैल रहा है, और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि गैलेक्सियां दूर भाग रही हैं। यह भ्रम कहां से हुआ, ये भ्रम कहां से हुआ ये भी बताऊंगा। गैलेक्सियां दूर भाग रही है, किस वेग से भाग रही है? प्रकाश गति से भी तेज भाग रही है, क्योंकि गैलेक्सियां असल में नहीं चल रही, वो चद्दर फैल रही है तेजी से, वो आकाश फैल रहा है। तो आकाश फैलेगा तो इसके भीतर के अणु परमाणुओं के बीच का आकाश भी फैलेगा। मेरे आपके नाड़ी, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा सब फैलेंगे। एटम का साइज बदल गया होता, इलेक्ट्रॉन का साइज बदल गया होता, क्वार्क के मॉडल फेल हो जाता, सब फैल के बिखर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटम का साइज, जब से एटम बना है, शायद जहां तक मेरा अनुमान है 3 मिनट में एटम अथवा न्यूक्लियस बन गया था, उनके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, बिग बैंग के अनुसार। तो 3 मिनट बाद जो एटम बना था, इलेक्ट्रॉन बना था, प्रोटॉन बना था, उनका जो उस समय साइज था वह आज भी वही साइज है। अगर गैलेक्सियां स्पेस के फैलने से बहुत तेज भाग के दूर हो सकती हैं, तो एटम के इलेक्ट्रॉन भी भाग करके दूर हो सकते हैं, बिखर सकते हैं। और अगर नहीं बिखरेंगे तो एटम का स्वरूप बदल जाएगा, उसके गुण बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, चाहे उनके बीच में कितना ही प्रबल बल हो। आज संसार में सबसे बड़ा जो बल माना जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो 2 क्वार्कों के बीच में जो फोर्स है सबसे बड़ा माना जाता है। अलग करने के लिए 16 क्विंटल वजन की जरूरत है। क्वार्क होता कितना है? मैं थोड़ा एटम की बात भी कर लूं, क्योंकि सभी फिजिक्स नहीं जानते। आप कल्पना करिए कि हमारे बाल की नोक आप देखिए किसी बड़े लेंस से तो कितनी छोटी दिखेगी। अगर मान लीजिए इस बाल की नोक 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा हो, शायद इतना ही होगा, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा। तो इस बाल की नोक पर 10 अरब लोग, और हम बाल की नोक के बराबर होते मनुष्य, तो सारी दुनिया के 7 अरब लोग बाल की नोक पर बैठ करके ये सत्संग कर सकते थे। इतना छोटा होता है एटम, और उस एटम का 10 खरम्मा हिस्सा लगभग न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस का इसका कोई साइज नहीं दिया उसका क्वार्क का,
पर हम ये मान लें कि उस न्यूक्लियस से भी कई गुना छोटा क्वार्क होता है, और उन दो क्वार्क को खींचने के लिए 16 क्विंटल वजन चाहिए, कितना भी चाहिए। लेकिन जब उनके बीच में स्पेस तो है, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे कण नहीं हो सकते जिनके बीच में स्पेस नहीं होगा, और स्पेस है और स्पेस फैलेगा तो क्वार्क भी बिखर के अलग हो गए होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, मीजॉन्स का अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन आज है। तो गैलेक्सियां फैल रही हैं, ये भ्रम कैसे हुआ? आइंस्टीन इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन एडविन हबल ने देखा, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। जैसे आप देखेंगे एक गाड़ी तेजी से आ रही है, तो वो हॉर्न लगाती आ रही है, तो जैसे जैसे आपके निकट आएगी हॉर्न की ध्वनि तीव्र होती जाएगी, और आपसे दूर जा रही है तो वो ध्वनि मंद होती जाएगी। वैसे उन्होंने देखा कि गैलेक्सियों से आने वाला प्रकाश है, उसकी आवृत्ति कम होती जा रही है। इसका मतलब ये निकला कि जैसे हॉर्न की ध्वनि कम होगी दूर जाने से, वैसे गैलेक्सियां भी दूर जा रही हैं। और इस कल्पना से, इस प्रयोग से, इस कारण मैं कहता हूं कि हर प्रयोग क्या कहना चाहता है, यह साइंस को गहराई से विचार करना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस ने ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ द टाइम में इस बात को स्वीकारा है कि अगर कोई वस्तु, सिद्धांत, कोई बात प्रैक्टिकली प्रूव हो भी गया तो भी हम नहीं कह सकते कि वह सिद्धांत पूर्ण सत्य है। अनेक प्रयोगों से सिद्ध हुआ कोई नियम एक प्रैक्टिकल में असफल होने पर असिद्ध हो जाता है। गणित का फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से 50 सवाल निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा ही सवाल अगर एक नहीं हुआ तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फॉर्मूला ठीक नहीं। स्टीफन हॉकिंस ने स्वीकार किया ब्रीफर हिस्ट्री में, और उसमें ईश्वर को भी स्वीकार किया है। तो हबल साहब ने जब देखा तो तब लगा कि गैलेक्सियां दूर भाग रही हैं, दूर भाग रही हैं, तब विचार आया कहां से चली फिर, यहां लोग सब दूर भाग रहे हो तो आप जानने की कोशिश करेंगे कौन सा पॉइंट था जहां से सब भागे। कोई एक पॉइंट होगा, वहां से भागे तो क्यों भागे, कोई घटना घटी। इसके बाद कल्पना जगी कि पहले सब पूरा ब्रह्मांड जीरो में समाया था और उसमें विस्फोट हो गया, ये सब दूर इसलिए भाग रहे हैं। ये कल्पना वहां से चली। फिर एक माइक्रोवेव रेड भी मिला, बैकग्राउंड रेडिएशन, बहुत ठंडी किरणें में निकली। मैं बहुत सरल भाषा में समझाना चाहूंगा क्योंकि यह विश्वविद्यालय नहीं है। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि ये ठंडी किरणें जो निकली हैं वो बिग बैंग के समय बहुत गर्म थी, और गर्म होते होते ठंडी हो गई। तो बहुत गर्म थी, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंडी हो गई। ये उस माइक्रोवेव या बैकग्राउंड रेडिएशन जो है उससे बिग बैंग का जो संबंध है मुझे समझ में नहीं आया। इस पर भी नोबेल पुरस्कार मिल गया, और ब्रह्मांड के प्रसारण पर 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया। सितंबर 2006 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को इसी विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला। तब 16 दिसंबर 2006 में सूरत यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी में मेरा व्याख्यान था। एक है, वो भी मेरे साथ थे। तब एक बीटेक नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में एक एमएससी छात्र कर रहा था फाइनल, उसने प्रश्न किया इस पर, तो नोबेल मिल चुका। हमने कहा नोबेल से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एडवर्ड हरिसन
अमेरिका के हैं, उन्हें बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है कॉस्मोलॉजी। उन्होंने एक सिद्धांत किसी दूसरे वैज्ञानिक का वहां दिया है कि लाइट भी थक करके कम फ्रीक्वेंसी की हो जाती है चलते चलते, टाइड लाइट का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि एडविन हवल को जो दिखाई दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लाइट कमजोर हो रही है, इसका कारण लाइट स्वयं चल करके थक जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, इस पे आपत्ति भी उठाई, यदि ऐसा होता तो फिर बिग बैंग की हट है। इसलिए टाइड लाइट को आवास मित्रा जी ने माना, क्रॉम्पटन इफेक्ट को भी माना, और भी अननोन रीजन्स के द्वारा भी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, कोई भी ऊर्जा उसका क्षरण होता ही है। क्यों होता है ये फिर चर्चा करूंगा समय मिला तो अब हम ये चलते हैं कि सबसे पहले इनफाइनाइट अनंत ऊर्जा थी, अनंत द्रव्यमान था। 10⁻43 सेकंड बाद ही ऊर्जा भी कम हो गई और द्रव्यमान भी कम हो गया। कैसे? 1 डिग्री केल्विन पर फोटॉन्स की संख्या प्रति लीटर होती है 20,283। ये किसका मत बता रहा हूं? 3 मिनट में क्या हुआ, वो कौन सा नाम है, मैं इसमें देख के बताता हूं। जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनका एक और सिद्धांत है, स्टीवन विनबर्ग। जब उनके सामने प्रश्न ये आया, शायद उन्होंने सोचा होगा या प्रश्न उठे होंगे कि भाई एक जगह विस्फोट हुआ तो उससे कैसे ब्रह्मांड बनेगा, कैसे फैला, तो उन्होंने एक नया ही एक दूसरा रूप बिग बैंग का बता दिया। वो क्या कहते हैं, बिग बैंग का मतलब नहीं है ये एक जगह विस्फोट हुआ। बिग बैंग का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में जगह जगह पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे। वो मैटर नहीं कह सकते, बल्कि वो मैं सबस्टेंस कहूंगा, पदार्थ कहूंगा। पदार्थ सब जगह विद्यमान था और उसमें अचानक विस्फोट हुआ, अर्थात सब एक दूसरे से टकराने लगे। स्टीवन विनबर्ग को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इनका मत देखिए, उन्होंने लिखा 3 मिनट में क्या हुआ, पहले 3 मिनट में। तो एक तो बिग बैंग जिसको सारी दुनिया मानती है, जीरो में हुआ और स्पेस टाइम नहीं था, ये कह रहे सब जगह था, उसमें विस्फोट हुआ, इसका मतलब सब जगह था तो स्पेस था। फिर बिग बैंग थ्योरी वाले ऐसा क्यों कहते हैं, स्पेस नहीं था? स्पेस नहीं था तो सब जगह पदार्थ नहीं हो सकता, स्पेस नहीं था तो पदार्थ एक जगह भी नहीं हो सकता। वो तो सब जगह की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पुस्तक में यह भी लिखा है कि अगर 1 लीटर में कोई पदार्थ है, उसका टेम्परेचर है 1 केल्विन, तो उसमें कितने फोटॉन्स होंगे, प्रकाश के ऊष्मा के तरंग, वो कण कितने होंगे, 20,283। और 3 केल्विन हुआ तो इसके 27 दिन हो जाएंगे, 5,50,000 लगभग। तो जब इनफाइनाइट टेम्परेचर था तो उस समय कितने फोटॉन्स हुए इनफाइनाइट? 10⁻43 सेकंड बाद टेम्परेचर हुआ 10⁻32, तो फोटॉन्स कितने हुए, 20,283 गुणा 10⁻32 का क्यूब, अर्थात 20,283 गुणा 10⁻96 प्रति लीटर, ये घनत्व हुआ। और उस समय आयतन था 10⁻⁻45 और अर्थात 10⁻42 लीटर। तो कुल कितने फोटॉन्स हुए 10⁻43 सेकंड में? 20,283 गुणा 10⁻54 फोटॉन्स।
जीरो टाइम में फोटॉन्स थे अनंत, और 10 की घात माइनस 43 में सेकंड में 10 की घात 54, 20,283 गुणा। अच्छा, और मास कितना हमने अभी पीछे निकाला था, मास कितना हुआ था उस समय? 10 की घात 52 किलोग्राम, 10 की घात 52 किलोग्राम। और इस समय ब्रह्मांड का कितना मास है मालूम है? रेजनिक हेरिडे ने अपनी पुस्तक में लिखा है इस समय सारे ब्रह्मांड का मास अर्थात वजन 10 की घात 53 किलोग्राम। तो पहले ऊर्जा भी कम हुई, 10 अनंत से 10 की घात 54 फोटॉन्स हो गए, अनंत से तो कम हुए ना। मास भी कम हो गया, मास था अनंत, मास रह गया 10 की घात 52। द्रव्य, ऊर्जा और मैटर, एनर्जी मैटर दोनों तो कंजर्व रहने चाहिए, दोनों का संरक्षण तो साइंस मानता है। एनर्जी मास में बदल सकती है, मास एनर्जी में बदल सकते हैं, टोटल वही रहेगा। ये संरक्षण का सिद्धांत कहां गया? पहले दोनों ही अनंत थे और फिर बाद में दोनों ही अनंत से बहुत कम हो गए। और यह भी लिखा है, आर्थर बेजर ने, इंग्लैंड का वैज्ञानिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, के एनर्जी कैसे बनी? पूर्व की नहीं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों के संयोग से बहुत सारा मैटर एनर्जी में बदलता गया, ये भी कहा। इसका मतलब पहले मास ज्यादा था, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी कम थी, एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी भी घटी और मास भी बढ़ा। अगर मास घटता तो एनर्जी बढ़ती और एनर्जी घटती तो मास बढ़ता, या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था उनके हिसाब से, अगर पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलने से एनर्जी बन रही है और शेष जो मैटर बचा है उससे ये संसार बना है, ये भी कहते हैं। तो शेष बचे से मैटर बना, तो एनर्जी तो कितनी ही और बढ़ जानी चाहिए थी, मास कम होना चाहिए था, लेकिन मास भी बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। यहां संरक्षण का सिद्धांत खत्म हुआ। यह बात अलग है कि हम मैटर और एनर्जी का संरक्षण न मान करके तीसरी बात कहें, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। इस समय ब्रह्मांड का मास है इस समय 10 की घात 53 किलोग्राम। एक अनुमान हम कर सकते हैं कि इस समय इस ब्रह्मांड में बेरियंस की संख्या होगी 10 की घात 83। आप कहेंगे कैसे? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 की घात -31 और प्रोटॉन का होता है 1837 गुना ज्यादा। म्यूजियम्स वगैरह सब मिला करके बेरियंस होता है, म्यूजियम्स इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं है, हम बेरियंस की बात कर रहे हैं। तो हमने एक राउंड फिगर में माना है कि 10 की घात -30 मान लो एक बेरियंस का मास, तो 10 की घात 83 बेरियंस होंगे पूरे ब्रह्मांड में। तो और फिर वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि बेरियंस और फोटॉन्स में अनुपात क्या है? 1:10 की घात 9। तो वर्तमान में कुल फोटॉन्स लगभग हुए 10 की घात 92। तो एनर्जी बढ़ी, वहां बढ़ी, फिर घटी और फिर बढ़ी, और मास भी बढ़ा। तो साइंस क्या हुआ? अगर माने कि स्पेस नहीं बढ़ रहा था, मैटर बढ़ रहा था, तो क्या होना चाहिए? 10 की घात -43 में सेकंड बाद इस सारे ब्रह्मांड का पदार्थ का वजन मतलब मास 10 की घात 8 किलोग्राम ही होना चाहिए था। लेकिन वैसा वो भी नहीं मानते,
और हम तो खैर क्या मानते हैं वो अलग बात है। तो बिग बैंग थ्योरी कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं होती।